मैंने रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ी थी, women investors are more profitable than men। हाँ, वुमेन्स आर मोर डिसिप्लिन। वो फैमिली के लिए तो इमोशनल हैं, मगर जब वो वेल्थ को मैनेज करते हैं ना, तो वो फिर स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं, वहां पे कोई इमोशन नहीं है। अगर कोई मिडिल क्लास रिटेल पर्सन सुन रहा है, कितना टाइम लग सकता है वेल्थ क्रिएशन में? स्ट्रेटेजिकली चलो, पेशेंस के साथ चलो। आपको सेटिस्फेक्शन बस एक चीज का होना चाहिए कि आप ना राइट ट्रैक पे हो। क्या पढ़ाते हैं आप HNIs को ऐसा जो उनकी वेल्थ क्रिएट होए जा रही है, बट रिटेलर्स जो है वो तो बस दसते ही जा रहे हैं। जो भी आजकल एनवायरनमेंट है बाहर, आप देख रहे हो, कार, घर, कपड़े, लाइफस्टाइल चेंज एंड ऑल, और शायद अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, मगर वो बहुत जल्दी चाहता है। अगर मेरा टारगेट वेल्थ क्रिएट करने का है, मेरा रूटीन, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी डाइट, मतलब सब कुछ चेंज हो जाएगा। ऐसा ही वेल्थ बनाने में होगा। सर, जो HNIs है अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए अपने स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उनका ना अप्रोच एक टेक्निकल और फंडामेंटल का एक मिक्स होता है। सपोज कोई HNI बैठा है, दूर बैठा है, क्या चीजें, बेसिक चीजें उसको चार्ट पे लगानी चाहिए और उसको उस तरीके का चार्ट ढूंढना चाहिए, तो किस तरीके का? कीप इट सिंपल। सिंप्लिसिटी बहुत जरूरी है चार्टिंग के अंदर। 100 चीजें 10 चीजें लगाने से अच्छा है कीप इट सिंपल। हाउ डू HNIs मैनेज द रिस्क? चलो सरप्राइज बताता हूँ आज मैं आपको। HNIs अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करके रखते हैं। इज इट पॉसिबल? या इट इज पॉसिबल। मतलब लोगों को पता ही नहीं इसका इंश्योरेंस भी हो सकता है। सर, जो कोविड का जो पीरियड था, करेक्ट, उसके बाद बहुत ट्रेडर्स बने, करेक्ट, क्या वो पीरियड लूज बॉल थी? एब्सोल्यूट। काफी लोगों ने, स्पेशली HNIs ने, वो अपॉर्चुनिटी, एक कहते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ में आ, उसकी तरह यूज करा है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि रिटेलर्स को ना ग्रीन कलर की कैंडल बहुत पसंद है, मगर HNIs को रेड कलर की कैंडल पसंद है। जो KBC के जो पहले विनर थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते थे, उनके पास सडन इतनी सारी वेल्थ आ गई थी, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था उनका कि नाउ ही इज अगेन बैक टू द स्क्वायर वन, द वेयर ही स्टार्टेड एवरीथिंग। वेल्थ रिटेंशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको रिटेन करने के लिए ना वो नॉलेज, वो माइंडसेट होना ही चाहिए। सिर्फ ट्रेडिंग से वेल्थ बना सकते हैं? Welcome back traders, welcome back to another episode of VOT, that is Voice of Traders. I hope अभी तक तो आपको ये पता लग ही गया होगा कि VOT में हम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, नए नए ट्रेडर्स को बुलाते हैं, एनालिस्ट को बुलाते हैं, स्ट्रैटेजीज की बातें करते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट है वो भी ऑफ कोर्स आपको ज्ञान जो मार्केट के रिलेटेड है वो मिलेगा ही। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बट आपने ये नहीं सुना होगा कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जो करते हैं लोग, जो वहाँ बैठते हैं, वो कहाँ से सीखते हैं? वो भी तो कहीं से ज्ञान प्राप्त करते होंगे, वो भी तो किसी स्टेज के थ्रू जाते होंगे। सो आज हम ऐसे ही किसी गेस्ट को बुलाए जो HNIs, अल्ट्रा HNIs, इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड हाउसेस, ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे जाके बड़े बड़े ब्रोकर्स के यहाँ पर उनके जो ट्रेडर्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं, अल्ट्रा HNIs को वेल्थ क्रिएशन की आइडियाज़ देते हैं। तो आज हमारे स्पेशल इनविटेशन पे वो यहाँ पे है और हमारी ऑडियंस को आज वो वेल्थ क्रिएशन कैसे की जा सकती है वो सिखाएंगे। सो लेट्स नॉट वेट एनी मोर, लेट्स वेलकम मिस्टर विजय कौशिक। हाय, कैसे हो सर? गुड। आप बताओ कैसे हो? सर बढ़िया। दिल्ली में तो बारिश ने परेशान कर दिया। करेक्ट, मुंबई जैसी आजकल तो। हाँ, लगा ही नहीं कि हम लोग मुंबई से बाहर है। राइट, सेम पानी था। करेक्ट। सर, आपके बारे में सुना बहुत है, आपसे एक बार पहले भी मुलाकात भी हुई है। सर, आपसे मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ बिकॉज आप बहुत ही कम रेयर लोगों में से आते हैं जो एक्चुअली वेल्थ क्रिएशन की बातें करते हैं। आप होक्स एंड ट्रेडिंग स्कैम्स एंड ऑनलाइन इन्फ्लुएंस, वो सब में आप है ही नहीं। आई डोंट थिंक शायद आपका इंस्टाग्राम या यूट्यूब या वो सब में उतना ज़्यादा प्रेजेंस भी है। करेक्ट सर, आपके बारे में ऊपर से सब कुछ पता है, लेकिन आप उस लेवल तक पहुँचे कैसे? आपकी जर्नी के बारे में मुझे ही नहीं पता, तो ऑडियंस को तो क्या ही पता होगा। राइट सर, प्लीज़ आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा हाईलाइट कीजिए। ओके, बेसिकली जर्नी तो मेरी 2000 से स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, मगर एक्चुअल में जिसे एक्सपीरियंस बोलूंगा वो 2003-4 में हो गया था। ओके, मेजरली आई हैड अ ह्यूज लॉस। ओके, हाँ, इन 2004
10,000 रुपए की सैलरी थी और 10 लाख का लॉस था। अरे बाप। करियर वहां से चालू हुआ था, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड विद वन ऑफ द पर्सन, वो मेरे घर के पास ही रहते थे और ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन जो मेरे आसपास थे। तो मुझे लगा कि इन्होंने इतना पैसा कैसे बना लिया। तो मतलब हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तब उन्होंने, वो स्टॉक मार्केट से पता चला कि इतने बड़े बन गए। अच्छा, वो ट्रेडिंग करते थे? हाँ, वो ट्रेडिंग करते थे और बाद में पता चला वो आर्बिट्राज करते थे। ओके। और हमने तो बस स्टॉक मार्केट से कुछ करना है ये सोच लिया था, और व्हाट शुड बी द शॉर्टेस्ट रूट, तो हमने वही फॉलो करा और 10,000 की सैलरी पे 10 लाख के लॉस से शुरुआत करी थी। अरे बाप रे। तो यहाँ से तो शुरुआत हुई, बट फिर एक कोइंसिडेंस हुआ वहां पे। आई गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब एक जॉब मुझे बहुत अच्छा मिला जिसमें उनको एक ऐसे बंदे की जरूरत थी जो कंप्यूटर ग्रेजुएट हो। मैं कंप्यूटर ग्रेजुएशन कर रखा था। फिर एक ऐसे बंदे की जरूरत हो जिसको मार्केटिंग की नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, वो मेरे को था। और एक ऐसे बंदे की जरूरत थी जिसको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज हो। तो लॉस इतना बड़ा हो गया तो नॉलेज बड़ी अच्छी हो गई थी। लॉस वाले ट्रेडर्स ज्यादा जल्दी लर्निंग करते हैं। तो आई थिंक मैं उनके लिए राइट फिट था एंड दे आस्क्ड मी टू ज्वाइन। तो मैंने वहां ज्वाइन करा। कंपनी का नाम आपको तो पता ही है, स्पाइडर सॉफ्टवेयर। तो वहां मैंने ज्वाइन करा। उसके बाद बट हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाए शुरू के कुछ महीनों में, क्योंकि पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ अबाउट टेक्निकल एनालिसिस एट दैट टाइम। मैं अगर बात बताऊं तो 2005 में दिल्ली में सिर्फ 2 लोग थे जो इसको एक्चुअल में यूज करते थे, सिर्फ 2 लोग 2005 में। ओह। तो भाई सिंस आई वाज द रीजनल हेड, तो मेरे से क्वेश्चन तो पूछा जाएगा परफॉर्मेंस के बारे में। तो मैंने कहा जी सॉफ्टवेयर तो नहीं बिक रहा है। क्यों नहीं बिक रहा है? क्योंकि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ अबाउट टेक्निकल एनालिसिस और ये सब चीजें। तो फिर उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दिया एंड देन मेरे को फ्री हैंड दिया कि अब आपको लोगों को अवेयर कराना है बस। तो वी स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स, वर्कशॉप, 1-to-1 ट्रेनिंग, अनलिमिटेड। मतलब पता नहीं 2005 मिड से या एंड से हमने स्टार्ट कर दिया था और 2012 तक मैं स्पाइडर में था। तो ये समझ लीजिए नॉन स्टॉप ट्रेनिंग था। हमने तो नया ऑफिस भी जब लिया था उसमें एक ट्रेनिंग रूम भी बनवाया था। क्या बात। इट हैड ए कैपेसिटी ऑफ 25 पार्टिसिपेंट्स, तो बैठ सकते थे। वो स्पेशली बस दिल्ली में ही था और कहीं नहीं था। अच्छा। और वहां से फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। और सबसे पहले अपना लॉस रिकवर करा और लोगों को पढ़ाया। और पढ़ाते पढ़ाते ना बहुत अच्छे लोग भी मिले जो मतलब एक्चुअल में जिसे हम बोलते हैं ना HNIs, अल्ट्रा HNIs। देखो HNI का मतलब ये मत मानो कि भाई जिसके पास पैसा है वो HNI है। जो ना मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे ना रुक नहीं रहा है और आगे बढ़ना चाहता है, तो कोई हर्डल उसको रोक नहीं पा रहा है। ओके। तो वो उस चीज को हमें अप्रोच करते थे कि ये कैसे सॉल्व होगा, आई एम फेसिंग दिस चैलेंज। तो वहां से फिर उनको हमने सपोर्ट करा, कनेक्शन जुड़ते चले गए। So that's how I started training HNIs. Oh my God, this is inspiring. Correct. Then I joined Ticker Plant. It's a sister concern of NCX. In that company, my role was to teach institutions. Maruti, Honda, Nestle, Jindal, वहाँ सबको पढ़ाया. Then after that, I joined Edelweiss Global Wealth Management. Now it is Nuvama. Right. हाँ. Nuvama Wealth. तो in that company, my role was to teach HNIs. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। वो पढ़ मतलब खैर वो लोग ऑन बोर्ड ही उन लोगों को करते हैं। और उसके बाद माई रोल वॉज टू टीच देम, और कंसल्टिंग था वहां पे। तो उनको सपोर्ट करते थे, कंसल्टिंग करते थे। मतलब उन लोगों का तो थॉट प्रोसेस ही अलग रहता था। तो वहां पे लर्निंग भी था, नॉलेज शेयरिंग भी था। और इन 2016 आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई ओन वेंचर ऑफ HNI ट्रेनिंग्स। अच्छा। तो उन्हीं को पढ़ाया। तो बस आज सर आपने बोला थॉट प्रोसेस अलग होता है, मतलब HNIs का थॉट प्रोसेस अलग होता है कंपेयर टू मिडिल क्लास जो ऑडियंस है, या जमीन आसमान का अंतर है। इज इट? या जमीन आसमान का जैसे कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर HNI उनके ग्रुप में बैठेगा तो वो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, और वो उनके ग्रुप में बैठेंगे तो उन्हें कुछ समझ में आएगा। तो दूरी को कैसे कम कर सकते हैं? आई एम श्योर आप यही पूछ रहे हैं कि रिटेलर HNI कैसे बन सकता है। तो दूरी कम करने में तो दोस्त टाइम लगेगा, ओवरनाइट नहीं होगी। अब आप ये कहें कि कोई ऐसा कोई फॉर्मूला है, नहीं है। he'll have to give टाइम, एनर्जी एंड मनी, तीनों लगेगा। और फिर एक दिन वो अचीव हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा। अगर कोई मिडिल क्लास रिटेल पर्सन सुन रहा है तो आप उसको ये भी बता दीजिए कि कितना टाइम लग सकता है वेल्थ क्रिएशन में?
नितेश, इसके अंदर ना दो कुछ फैक्टर्स है। मैं किसी को ऐसा कोई थ्योरी है नहीं कि भाई कोई बुक में कोई फॉर्मूला दिया हुआ है। मान के चलिए एक रिटेलर ए है, एक बी है, एक सी है। एक 5,000 रुपए लगा रहा है, एक 50,000 रुपए लगा रहा है और एक 5 लाख रुपए लगा रहा है। तो तीनों के एक सर्टेन लेवल तक पहुंचने के लिए तीनों का टाइमलाइन अलग है। भाई ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं ना कि इतने, भाई कोई 5,000 रुपए लगा रहा है, उसको मान लीजिए फर्स्ट टारगेट ही डिसाइड टू अचीव अप टू 1 CR। तो 5,000 वाले का CAGR अच्छा भी है तो भी उसको तो बाकी सबसे तो कम ज्यादा ही टाइम लगेगा ना। करेक्ट। और किसी के पास 50,000 रुपए, उसको थोड़ा कम लगेगा, मगर 5 लाख वाले को इन तीनों में सबसे कम लगेगा। अरे तो ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसको समझने पड़ेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला रेडीमेड है, कोई आ जाएगा कुछ बता देगा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रेटेजिकली चलो, पेशेंस के साथ चलो। आपको सेटिस्फेक्शन बस एक चीज का होना चाहिए कि आप ना राइट ट्रैक पे हो, दैट्स इट। अगर आप सही रास्ते पे हो फिर आप सूनर और लेटर जरूर पहुंच जाओगे। तो सही रास्ता आप दिखाते हैं। जो पूछता है वो, मतलब जो बेस्ट होता है वो उसकी हेल्प करते हैं। जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो हेल्प करते हैं। क्योंकि इतना टाइम हो गया केवल HNIs को पढ़ाते हुए, तो कहीं ना कहीं हेल्प होती ही है उनकी। सर बेसिक एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बता सकते हैं कि क्या पढ़ाते हैं आप HNIs को, ऐसा जो उनकी वेल्थ क्रिएट हो जा रही है बट बेचारे हमारे रिटेलर्स जो है वो तो बस धसते ही जा रहे हैं। देखो मैं सबसे पहले ना इसका एक बड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। रिटेलर्स को ना मैच जीतना है हर बॉल पे छक्का मार के, HNIs को मैच जीतना है। ओके, दिस अ बिग डिफरेंस। अब उसको हर बॉल पे छक्का क्यों मारना है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो शायद इन्फ्लुएंस्ड है। बस ये एक मुझे रीजन लग रहा है। वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गया। मतलब जो भी आजकल एनवायरनमेंट है बाहर आप देख रहे हो, कार, घर, कपड़े, लाइफस्टाइल चेंज एंड ऑल, शायद वो, और शायद अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है मगर वो बहुत जल्दी चाहता है। तो इसलिए वो रिस्क ले रहा है। हर बॉल पे छक्का मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग हर रोज। ओके, मतलब मेरे को ऐसे भी लोग हैं, दे आर इनटू जॉब और वो हर रोज ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड ढूंढ रहे हैं, मतलब सामने बैठ गए, दे आर जस्ट सर्चिंग फॉर अ ट्रेड। तो दोस्त फिर आप जबरदस्ती कर रहे हो। बट HNI को ये बात पता है मुझे वेल्थ बनानी है। मुझे मेरे सामने लूज बॉल आएगी, वो वेट करता है, जब वो आएगी तो वो छक्का जरूर मारेगा। और ये भी मैं बता दूं आती है भाई, अगर आप एक्सपीरियंस या पेशेंस के साथ खेलेंगे आपके पास हर तरीके की बॉल आएगी। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कौन सी मिस करनी है, कौन सी छोड़नी है, किस पे हिट मारना है और किसी पे सिर्फ अभी एक ही रन लेना है। सर जो कोविड का जो पीरियड था, करेक्ट, उसके बाद बहुत ट्रेडर्स बने, करेक्ट, क्या वो पीरियड लूज बॉल थी? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा पकड़ा आपने। मतलब मेरा शायद ध्यान भी नहीं गया था, बट यस आपने वो बहुत अच्छी चीज पकड़ी है। और आई थिंक काफी लोगों ने, स्पेशली HNIs ने, वो अपॉर्चुनिटी, एक कहते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ में आ गई, उसकी तरह यूज करा है। तो ट्रेडर्स उसके बाद लूज करते गए। करेक्ट। वो क्या रीजन होगा? दोस्त मैं बताता हूँ, एक होता है कि धीरे धीरे वेल्थ आना, और फिर जब वेल्थ आती है ना धीरे धीरे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज, पेशेंस, एक्सपीरियंस सब बनता है। अब किसी बंदे की, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, किसी बंदे की रात को, मतलब मान लो लास्ट वीक जमीन बिक गई और उसके पास 50-100 करोड़ रुपया आ गया, तो बट वो जो माइंड सेट है ना उसको कैरी करने का, वो नहीं है उसके पास। ओके, है ना, बाई चांस मतलब उसकी जरा सी कार अगर अगले दिन ही किसी से टच हो गई, डेंट आ गया, तो हो सकता है वो उससे लड़ाई भी कर ले। तो मतलब ये माइंडसेट का डिफरेंस है। मगर जो रियल वेल्थ वाला बंदा होगा ना, वो कभी किसी से पंगा नहीं लेगा। क्यों? उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तो ये चीज है ना, विद टाइम आती है। तो जो अभी आपका क्वेश्चन था, तो मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करूंगा या ऐसे ही इसका आंसर देना चाहूंगा कि विद टाइम चीजें आपको आएंगी, ओवरनाइट नहीं आएंगी। क्या बात है। तो सर ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं आता है। करेक्ट। अगर ये पॉडकास्ट भी हम लोग जो कर रहे हैं इसको भी ओवरनाइट तो 1 मिलियन व्यूज आने नहीं वाले हैं। नहीं, ये तो गॉड नोस आ जाए तो अच्छी बात है। करेक्ट। बट देन वही मैं बोल रहा हूँ, इट विल बी ए काइंड ऑफ अ लॉटरी सॉर्ट ऑफ। यस। सो वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अ लॉटरी। करेक्ट। जो समझ रहा हूँ, आप जो बता रहे हो, सो सही समझ रहा हूँ। करेक्ट। हमें इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। मैं ऐड कर देता हूँ, कुछ लोगों को ना ये चीज लेगेसी में मिलती है। ओके। विरासत में मिलती है, दादाजी ने दे दी, फादर ने दे दी, इमीडिएटली जमीन बिक गई। और कुछ लोगों को एलिमनी भी मिलती है। कई बार होता है ना, स्प्लिट हो गए हस्बैंड वाइफ,
तो वाइफ को बड़ा पैसा मिल जाता है। तो ये जो क्विक मनी आती है ना, ये आ तो जाती है। कई बार आपने देखा है वो कौन बनेगा करोड़पति में बहुत इमीडिएटली पैसे मिल गए। हाँ, मगर क्या वो रिटेन कर पाए बंदे? राइट, थोड़ा सा उस पर स्टडी करना पड़ेगा। राइट। तो क्विक जो सक्सेस है या क्विक जो मनी है ना, उसको रिटेन करना दोस्त बड़ा मुश्किल है। हाँ, धीरे धीरे जब विद एक्सपीरियंस आएगी, नॉलेज पेशेंस के साथ आएगी और किसी के गाइडेंस में आएगी, तो मुझे लगता है कि शायद आप फिर वहां से उसको मल्टीफोल्ड बड़े आराम से कर लोगे। वो एक क्योंकि आप उसको मेंटेन कर लोगे। मतलब वेल्थ आ भी जाए तो उसको होल्ड करना जरूरी है एंड डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट है, वो तो बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा सर, सर अभी जैसे नए लोग होंगे, ठीक है, जो सपोज अभी 30 साल के हैं, उनके पास मेजर ऑडियंस तो नहीं है, वेल्थ ऑफ कोर्स नहीं है, उनको बनानी है, ठीक है, तो क्या अप्रोच लेना चाहिए उनको? टेक्निकल एनालिसिस का लेना चाहिए या फंडामेंटल एनालिसिस का लेना चाहिए, या कोई और भी तरीका है जिसके थ्रू कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इनको ना दोनों या तीनों अप्रोचेस यूज करना चाहिए, टेक्निकल भी और फंडामेंटल भी। दोनों का एक राइट मिक्स होना चाहिए। डोंट रिलाई ओनली ऑन फंडामेंटल्स, डोंट रिलाई ओनली ऑन टेक्निकल्स, डोंट रिलाई ओनली ऑन डेरिवेटिव्स। ओके, हाँ, तीनों का एक राइट मिक्स हो। हाँ, मैंने कहा ना कि जैसे जब मान लीजिए आपका टारगेट है वेल्थ बनाना, या एक प्लेयर है जिसको बस क्रिकेट खेलना है, एक देयर आर 2 पार्टिसिपेंट, या 2 लोग हैं या 2 दोस्त हैं। एक दोस्त का टारगेट है कि मुझे तो रोज क्रिकेट खेलना है, फिटनेस, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, उसका अप्रोच अलग होगा। मगर एक दूसरा जो दोस्त है उसका टारगेट है मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। ओके, तो मतलब दोनों के अप्रोचेस में अलग होगा। अब आपने एक क्वेश्चन जो मेरे से पूछा है कि भाई एक 30 ईयर का बंदा है, 30 साल का बंदा है, तो उसके लिए टेक्निकल जरूरी है, फंडामेंटल जरूरी है या डेरिवेटिव जरूरी है? दोस्त, उसको तीनों चीजें आनी चाहिए। उसको वर्ल्ड कप खेलना है अगर वेल्थ बनानी है तो। वो रोज के एक मतलब गली में नहीं खेल रहे हो, पार्क में नहीं खेल रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं खेल रहे हो। योर टारगेट इज टू विन द वर्ल्ड कप, योर टारगेट इज टू क्रिएट ए वेल्थ। तो अब एक बात बताओ, अगर मेरा टारगेट वेल्थ क्रिएट करने का है या वर्ल्ड कप जीतने का है, मेरा रूटीन, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी डाइट, मेरा फोकस, मेरे मतलब सब कुछ चेंज हो जाएगा। राइट, सब कुछ ऐसा ही वेल्थ बनाने में होगा। आपको रूटीन भी चेंज करना पड़ेगा, आपको सब चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस दिन वर्ल्ड कप खेल रहे हो ना दोस्त, बॉल कैसी भी आ सकती है। केवल टेक्निकल के बेस पे आप काम नहीं कर सकते, केवल फंडामेंटल के बेसिस पे नहीं कर सकते, और केवल डेरिवेटिव के आपको नहीं पता कब कौन सामने वाला बॉल आपको छक्का मारने के लिए थोड़ी ना फेंकेगा। आपको क्लीन बोल्ड कर, यू मस्ट वेल अवेयर ऑफ हाउ टू हिट, हाउ टू प्ले, हाउ टू डिफेंड, व्हेन टू डिफेंड, ये पता होना चाहिए आपको। करेक्ट। तो वो वर्ल्ड कप का टारगेट है तो तीनों आना चाहिए, राइट मिक्स होना चाहिए। और केवल गली गली में खेलना है तो टेक्निकल भी कर लो, फंडामेंटल भी कर लो, और मतलब डेरिवेटिव कुछ भी कर लो, तो वो तो टाइम पास हो ही रहा है, सबका ही हो रहा है। तो ये है, बट आपका एनर्जी वेस्ट हो रही है। एनर्जी अगर सही फोकस्ड होके लगा दोगे एक जगह, तो मुझे लगता है आई थिंक यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट्स। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा तीनों का राइट मिक्स होना चाहिए, जो आपका क्वेश्चन था। सो स्टार्टिंग पॉइंट आई थिंक फंडामेंटल होना चाहिए पहले, बेसिक क्लैरिटी तो। स्टॉक्स का या फिर फंड्स, बॉन्ड्स? पहले स्टॉक्स का बेसिक फंड, कंपनी क्या है पता ही नहीं कुछ भी। कई बार होता है कि भाई कंपनी क्या करती है, लोगों को पता ही नहीं। कई बार हम पूछते हैं कि भाई ये कंपनी आपने खरीदी करती क्या है, तो इधर उधर देखने लगता है करती क्या है। हो सकता है जैसे केन्स के बारे में लोग बोलते थे चिप बनाती है, इसके बाद क्या करती है पता ही नहीं। तो वो आपको ना डीप डाइव करना पड़ेगा। अगर वेल्थ बनानी है तो भाई वही है, रोज के 2000-5000 कमाने, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी करो। सिर्फ ट्रेडिंग से वेल्थ बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, मैंने बहुत सोच के इसका आंसर दिया है। मगर बड़ा पॉज था, मगर वो बंदा मैथमेटिशियन होना चाहिए। मैथमेटिशियन, हाँ, मैथ्स का चैंपियन होना चाहिए वो, तो वो ट्रेडिंग से वेल्थ बना सकता है। आप दुनिया में एक बंदे का नाम बताओ जिसने इस सक्सेस को अचीव करा है। जेम्स साइमंस, ही इज द ओनली पर्सन, और ही रिक्रूट्स ओनली PhD मैथमेटिशियंस। ओके, उस बंदे ने वेल्थ बनाई है ट्रेडिंग से, बट वो एक एग्जांपल है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, नॉट रेयर। जैसे इंडिया में तो आपको पता ही है फांसी होना बड़ी रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, ये उससे भी कोई और रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, वो है।
तो अगर किसी को सच में ट्रेडिंग से वेल्थ बनानी है ना, तो ही शुड बी अ मैथमेटिशियन। तब जाके फिर आगे की कहानी चालू होती है। हाँ, वहां से स्टार्ट होती है उसके बाद स्टोरी। सर लेकिन सब तो आसान तरीका तो ढूंढेंगे ही, कोई तो तरीका होगा आसान। देखो, मैं इसको ना जस्टिफाई करता हूँ। आप तो सोशल मीडिया पे देखते ही रहते हो भाई, बहुत सारे वीडियोस हैं ऑफ कोर्स। और कोई बंदा मतलब टेक्निकली अगर मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करूं, कोई RSI को बता रहा है, कोई स्टोकास्टिक है, बॉन्ड बॉलिंगर है, MACD है, इचिमोकू है, वहां पे ना ये बता देते भाई इस क्रॉसओवर पे आप खरीद लो, उस क्रॉसओवर पे बेच दो। और ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि फॉर्मूला छोड़ो, फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है समझने की। अब टेक्निकल डीप डाइव यहाँ पे ये करते हैं, बॉस तुम्हारा इसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों रुपए लग रहा है और आपको फॉर्मूला तक नहीं पता। ओके राइट। कौन से बेसिस पे कर रहे हो आप, पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। सिर्फ 2 लाइनों के क्रॉसओवर पे अगर आप डील करो, यू आर गोइंग टू डील, बॉस हाउ विल यू क्रिएट अ वेल्थ। तो इसीलिए जो रिपोर्ट आती है ना सेबी की 93% लोग लॉस में, वो तो ठीक है 7% भी प्रॉफिट में है, अदरवाइज तो ये बड़ा नंबर हो सकता है। सर 7% में भी है उनका प्रॉफिट, कोई बड़ा कोई मेजर नहीं है। तो जो सुपर वेल्थ बना रहे हैं ना बॉस, उनको ये सब चीजें पता है। बेसिक एग्जांपल के साथ मैं इसको क्लेरिफाई भी कर देता हूँ। जब हम HNIs को पढ़ाते हैं, उसको मैं बेसिक एवरेज मान लो बता रहा हूँ। सिंपल एवरेज क्या है, वेटेड एवरेज क्या है, एक्सपोनेंशियल एवरेज क्या है, और 10 तरीके की एवरेज होती है, बट ये 3 पॉपुलर है। उनको तीनों के बारे में सब कुछ पता है, और उसके बाद उसको ये भी पता है कि मैं इसमें से कौन सी एवरेज यूज करूंगा और क्यों करूंगा। He is well aware of about the fundamentals or the formula of that particular average, and he knows why to use it, और क्यों यूज करनी है और कब करनी है, कैसे करनी है, ये भी पता है उसको। मगर वो तो वीडियो पे ही बोल रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बस फॉर्मूला छोड़ो, लाइन क्रॉसओवर हो जाए खरीद लो। अब आप खुद ही इसको इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या कोई बना सकता है वेल्थ? ऑफ कोर्स नहीं। तो मेरे हिसाब से ये चीज कहीं ना कहीं उनको पता होना चाहिए। मतलब कई बार HNIs को जब भी बात होता है बहुत डीप डाइव करते हैं, मैथमेटिक्स को समझते भी हैं, फिर बेसिक मैथमेटिक्स समझते भी हैं, तो वो उतना लेवल तक उनको पढ़ाना पड़ता है। तो जब वो पढ़ाते हैं फिर अपना इंटेलिजेंस यूज करते हैं कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला मेरे थॉट से मैच करता है। मैं एक चीज के और थोड़ा सा अगेंस्ट में हूं नितेश, कि लोग ना मतलब एक ही फॉर्मूला सबको बता रहे। मतलब मेरे को ऐसा, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है काफी चीजें ना आपके बिहेवियर पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपके पेशेंस लेवल पे भी डिपेंड करती है। तो कैसे आप एक ही फॉर्मूले को हर बंदे को बता सकते हो? आपको उसका लेवल नहीं पता। मतलब लेवल का मतलब है पेशेंस लेवल है, बिहेवियर है, कुछ भी नहीं पता, बैकग्राउंड क्या है, बस आपने उससे पैसे लिए और उसको पढ़ा दिया। तो दोस्त मतलब आपको, मतलब आपने कहा भाई ये लाइन क्रॉस हो जाए खरीद लो, और वो लाइन क्रॉस हो बेच दो। तो मतलब मैं तो समझ नहीं पाता दोस्त इन चीजों को। मतलब अगर आप, मुझे नहीं पता, आप मेरे से कन्विंस नहीं है, ऑफ कोर्स, तो मुझे ना जब पूरा कनेक्ट है अगर HNIs के साथ, तो मेरे को ये चीज काफी अपील भी करती है कि हर चीज को उनको डेप्थ में समझना है, क्योंकि पैसा उनका लग रहा है। देखो वो यहाँ पर बहुत मेहनत करके आए हैं, कोई तुक्के में नहीं आया कोई भी। और वो जब HNIs की बात होती है ना, दे आर सो स्मार्ट, मगर वो जो अपने जो थॉट्स हैं वो बहुत क्लियर है उनको, कि मुझे पहले सब कुछ समझना है। उनके लिए ना कोई कुछ नहीं है। जब अगर समझ में आ गया फिर आप उन्हें रोक नहीं सकते। तो मगर समझ में आने में हो सकता है 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, कुछ नहीं पता। वो डिपेंड करता है आपका बिहेवियर क्या है। आप क्लाइंट फिर ऐसे चूज करते हैं? हाँ, हम लोग ऐसा नहीं है कि हर कोई आगे पढ़ा दिया उसको, तो ऐसा तो नहीं करते। उसको he will have to apply or she will have to apply. Then we go through her application and based on her inputs we decide कि किसको पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, और जो भी कंटेंट होगा ना वो उनके डिमांड, उनके बिहेवियर के हिसाब से होगा। एक एग्जांपल है, आप भी कार खरीदते हैं, मैं भी कार खरीदता हूँ। मान लीजिए दोनों ने मारुति स्विफ्ट खरीदी, हो सकता है आप 100 की स्पीड पे चलाएं और मैं 60 की स्पीड पे चलाऊं। आपके अपने रीजन है, मेरे अपने रीजन है। तो मैं वो बिहेवियर पहले जज करूंगा, आपका बिहेवियर क्या है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एग्रेसिवली हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करते हैं। तो ये डिपेंड करता है बिहेवियर क्या है। तो वो बिहेवियर बेस्ड टीचिंग हो, इंटरेस्ट बेस्ड टीचिंग हो, तो मुझे लगता है कि सक्सेस ज्यादा अचीव होती है।
रादर देन बस जो सामने आ गया उसको एक फॉर्मूला पकड़ा दिया ये लो। तो दोस्त फिर ये खुद भी इंट्रोस्पेक्शन की चीज है कि अगर एक रूम में 1000 लोग बैठे हैं, हर बंदा एक ही क्रॉसओवर पे ट्रेड कर रहा है, तो फिर आपको पता है कि क्यों वो सक्सेस होगी या नहीं होगी। तो मैं इसमें ज्यादा डीप डाइव करने से अच्छा है कि अब शायद व्यूअर्स को ना खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए इस पे, खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए और खुद ये भी तो सोचे ना, एक ही फॉर्मूला 1000 लोगों को दे दिया है आज, और इससे पहले कितने लोगों को दे दिया, हर बंदा एक ही पर्टिकुलर चीज पे ही तो ट्रेड कर रहा है। करेक्ट। और सबका लेवल अगर सेम रहेगा तो ऑब्वियसली पैसे तो नहीं बनेंगे। मतलब ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये बेसिक वो चीजें होती है ना, बिल्कुल इट गोज विदाउट सेइंग, नहीं होगा ये। तो मेरे हिसाब से वो ना हर बंदे का बिहेवियर अलग होता है, तो उसका बिहेवियर समझने में बहुत टाइम लगता है ये। सो लोगों को आप ऐसा सजेस्ट कर रहे हो कि पहले आप खुद के बिहेवियर को समझो, करेक्ट, एंड उसके बाद इन्वेस्टिंग की तरफ। देखिए हो सकता है आप थोड़ा एग्रेसिव हो, ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं, और आप पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं, ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं समझ में आती, तो आप फिर आराम से चलो ना क्रूज पे 60 की स्पीड पे इन्वेस्टमेंट करो और काम करो, वो भी स्पीड वहीं, आप भी पहुंच जाओगे, वो भी पहुंच जाएगा। हाँ करेक्ट। मगर वियर और टीयर केस में ज्यादा होगा। राइट। जो ज्यादा रिस्क ले रहा है। मगर कुछ लोग इस टाइप के बिहेवियर के होते हैं। मैं बताता हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, एक रोहतक में रहती है मिस सुमन, शी इज सो एग्रेसिव, ट्रेड मैनेज कर लेती है, मैंने पढ़ाया, मैं नहीं कर पाता, आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। बाय करा तुरंत प्रॉफिट है, सेल करा बात कर, लॉस हो रहा है तुरंत एग्जिट, कोई इमोशंस नहीं है। ये तो एल्गो हो गया। मगर वो ह्यूमन एल्गो है ना, वो खुद ही कर पा रहे हर बंदा। अब इस लेवल पे जाके समझ के बताना किसी को, तो वो चीज तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। सर अभी एल्गो की बात निकली है जी, तो क्या एल्गो करके लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हैं क्या? प्रोवाइडेड ही इज अ मैथमेटिशियन। अगेन आप बात समझो ना, एल्गो क्या है, मशीन ट्रेड कर रही है, राइट। मगर मशीन जिस लॉजिक पे ट्रेड करेगी वो कौन बताएगा उसको? भाई मशीन देखो, आप ना मशीन से 2 काम करा सकते हो। पहला काम कि इंपैक्ट कॉस्ट कम करा दो। इंपैक्ट कॉस्ट क्या होती है कि भाई आप जब मान लीजिए 1 करोड़ के शेयर लेने हैं आपको, अब जब 1 करोड़ के शेयर आप लोगे तो वो धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ सकता है, बेचने जाओगे तो गिर सकता है, ये इंपैक्ट होता है। इस कॉस्ट को एल्गो से खत्म करा जा सकता है। ओके, ये इंपैक्ट कॉस्ट होती है। अब मैं एक और डीप डाइव कर रहा हूं, शायद कहीं ना कहीं इसका काफी एडवांटेज होगा आपको। लोग ना कई बार सोशल मीडिया पे बहुत कोई स्ट्रेटेजी सीख लेते हैं। पहली बात तो फ्री में ही अवेलेबल है आजकल तो सब कुछ, राइट। सीख लिया और कल से इंप्लीमेंट कर देंगे, या किसी का पेड प्रोग्राम लेंगे तो वो 1000 लोगों को समझा देगा और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। एक बार तो उसका बैक टेस्ट कर लो। मगर बैक टेस्ट क्या होता है ये भी समझने की जरूरत है। एग्जैक्टली। सी बैक टेस्ट ये है नितेश कि मैन्युअली 1 या 2 स्टॉक नहीं देखना, कम से कम आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के 50 स्टॉक और बेयर मिनिमम 10 साल की हिस्ट्री उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे, फिर उसका जो टोटल आएगा दैट विल बी सरप्राइजिंग। अगर इतना डेटा आप एनालाइज कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, तो आप देखिएगा फिर आपको वो स्ट्रैटेजी ना पहले दिन बता देगी कि वो फ्रूटफुल है या नहीं है। पहले दिन इतना विजन क्लियर हो जाएगा। यस, बट फिर वही वाली बात है ना, इस लेवल की क्लियरिटी आना। अब जैसे मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, HNI में क्या होता है कि वो लोग थोड़ा ज्यादा पैसा लगाते हैं। अब उनको पता है यार मैं इतना पैसा मुझे लगाना है, तो क्यों ना मैं इस स्ट्रैटेजी को ना एक बार बैक टेस्ट करवा लेता हूं। देखो इसमें थोड़ी कॉस्ट लगेगी, बट उसको पता है ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। आप बाद में करोड़ों रुपया लूज करो, उससे अच्छा भी कुछ लाख रुपए डाल के बैक टेस्ट करा लिया। बैक टेस्ट, और वो भी फुल प्रूफ, 10 साल का डेटा एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे और नंबर ऑफ स्टॉक्स पे, जिसमें मिड कैप भी है, फ्रंट लाइन भी है, और डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज के स्टॉक्स है, इमर्जिंग सेक्टर्स भी है और आपका स्टेबल सेक्टर्स भी है, जो भी है सबका राइट मिक्स ले लिया, फिर आपने इन्वेस्टमेंट करा। अगर वो रिजल्ट कन्विंसिंग है तो दोस्त फिर तो यू शुड गो अहेड। ये एल्गो के रोल है, इंपैक्ट कॉस्ट कम करना, आपका टाइम सेविंग करना और बैक टेस्ट करना बिफोर पुटिंग योर मनी। राइट। एल्गो में लॉजिक तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स। एल्गो इज व्हाट, जैसे इसको बहुत ही बेसिक मैं बताऊं, सुबह मान लो आप अलार्म लगाते हो,
5 बजे का, आप 5 बजे सेट करोगे, 5 बजे अलार्म बज जाएगा। मगर उठना 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे या 6 बजे है, ये लॉजिक है। ये आपकी लाइफ पे डिपेंडेंट है, आपके अपने टारगेट्स, लाइफस्टाइल पे, चीजों पे डिपेंडेंट है। आपने देखा होगा ना, अक्षय कुमार सुना होगा, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। हाँ, ही इज ए मोस्ट वन ऑफ द फिटेस्ट डिसिप्लिन्ड एक्टर्स यस वेरी ऑफ द इंडस्ट्री। तो दोस्त, उनके अपने रीजन है ना। मगर तो इसी तरीके से एल्गो के अपने लॉजिक्स होते हैं, मगर वो लॉजिक या तो आप खुद लिखें या फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें किसी एक्सपर्ट के साथ। तो और मगर जब वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कंप्लीट कर लें, आई स्ट्रांगली रिकमेंड बिफोर इवन पुटिंग योर मनी, बैक टेस्ट इट। आपको वो बैक टेस्ट पहले करना चाहिए। मेरे को क्या लगता है कि आप कितने से भी चालू करो, ये क्वेश्चन नहीं है। आप 1 लाख से चालू करो, मैं इस पे भी नहीं रोकूंगा, 5 से करो या 10 से करो, इट इज ऑल अप टू यू, या 50 लाख से करो। इसके बाद का स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दिस। हर महीने इफ यू आर फ्रॉम द सैलरीड क्लास फैमिली, हर महीने आपको एक X% इन्वेस्टमेंट करना ही है। ओके, उसके बाद खर्चे करने। अगर आप बिजनेस क्लास से हैं तो अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज जो आपको लगे कि एक रीजनेबल नंबर है, 1%, 5%, 10%, व्हाटएवर, इट इज ऑल अप टू यू, बट डोंट स्टॉप दिस। वंस यू स्टार्ट, डोंट स्टॉप दिस। ओके, फिर फिर इसको सालों साल करना है। तो मुझे लगता है कि फिर जो आपके टारगेट्स हैं वो आप अचीव कर लोगे। तो मिनिमम 8 या 10 साल तो रखना ही है ऐसा? नहीं, ये के कहाँ लिखा हुआ है 8 से 10 साल? ऐसा तो आता है सोशल मीडिया पे। नहीं, ये सोशल मीडिया में आता है ना। मान लो अगले 2 साल ही सुपर बुल आ गया तो हाँ, ये गॉड नोस। देखो मैंने क्या कहा, आप ना वेल्थ बनाने का टारगेट रखो। हाँ, मेरे को 1 ही साल में बनानी है, 2 साल में बनानी है, इन चीजों से आपको अलग हटना पड़ेगा। वो ये वाली बात है ना, हर बॉल पे छक्का मार के मुझे मैच जीतना है, मुझे मैच जीतना है, बात खत्म। मगर मैच वर्ल्ड कप है तो चॉइस आपकी है, हर बॉल पे छक्का मारना है या मैच जीतना है। सो बेसिकली वेल्थ क्रिएशन इज नॉट T20 क्रिकेट, इट्स अ टेस्ट क्रिकेट। ये डिपेंड करता है मार्केट आगे कैसे चलेगी। ओके, अगले 2-3 साल सुपर बुल रन आ जाए तो ठीक है, वो टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। अगर नहीं चली मार्केट, थोड़ा आप देख रहे हो आजकल टैरिफ वॉर, फिर पहले यूक्रेन और रशिया, उसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान भी हो गया था। राइट। ठीक है, टाइम लग सकता है, मगर इस चीज से थोड़ा टाइम तो लग भी रहा है। मगर मेरे को लगता है कि अगर फ्यूचर को तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो आप ना इस चीज के कोई टारगेट मत सेट करो। मेरे को लगता है तब आप शायद जल्दी अचीव कर लोगे। टारगेट सेट करोगे और फिर अचीव नहीं हो तो आपको पेन होगा। तो फ्यूचर नहीं पता कि 2 साल बुल रन रहेगा, 5 साल बुल रन रहेगा, या अभी स्टेबल मार्केट रहेगा, या फिर कोई बियरिश करेक्शन चालू हो जाएगा। करेक्ट। जब ये चीज पता ही नहीं है तो क्यों फिर वही अपने सर पे बंदूक रख रहे हो? भाई कनपटी बंदूक रख ली ना आपने, 2 साल वेल्थ बनानी है, फिर वही कुछ नहीं हुआ तो फिर रिस्क लोगे। वेल्थ बनानी है, सेट अ एप्रोप्रिएट टारगेट, अ रीजनेबल टारगेट जो आपके अपनी कंडीशंस पे डिपेंडेंट होना चाहिए। रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। रियलिस्टिक 100 करोड़ बनाना है, अबे भाई कितने पैसे लगाएगा? 10,000 रुपए। उल्टे सीधी चीजें मत सोचो, बी रियलिस्टिक, तब आप अचीव कर लोगे। ऐसा नहीं है HNI ट्रेडिंग नहीं करता है, मगर उसकी वो कंडीशनल ट्रेडिंग करता है। जब उसके पैरामीटर सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे तब वो बाय कर लेगा। वो ट्रेड को, किसी भी ट्रेड को, स्टॉक को चेज नहीं करता बस। तो ये मेरे को ये लगता है कि आप, जो आपका ये सवाल था कि भाई कितने टाइम में, टाइम हटा दो, 2 चीजों का ध्यान रखो। जो आपको एक लमसम अमाउंट डालना है वो डाल के करेक्ट, हर महीने इसको बस कंटिन्यूटी में इन्वेस्टमेंट करते रहो। आई एम श्योर आप अपना टारगेट जरूर अचीव कर लोगे। तो सर एक अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए, व्यूअर्स के लिए भी है ही होगा ही सर, जो HNIs है अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए अपने स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बेसिकली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उनका ना अप्रोच एक टेक्निकल और फंडामेंटल का एक मिक्स होता है। तो दे रिलाई ऑन बोथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल। करेक्ट, उनको दोनों को यूज करते हैं। तो जैसे एक अच्छी कंपनी, अच्छा सेक्टर और टेक्निकली उनको बहुत अच्छा चार्ट लग रहा है तो वो उसको डिसाइड करते हैं बाय करने के लिए। तो चार्ट में क्या देखते हैं? देखिए ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो HNIs क्या देखते हैं? नहीं, ये HNIs में ही पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिपेंड करता है उनको किस टाइप का इन्वेस्टमेंट करना है, कितने लॉन्ग टर्म के लिए करना है, या कोई अपॉर्चुनिटी आ गई है शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये तो उस चीजों पे भी डिपेंड करता है। मगर वो क्या एग्जैक्टली यूज कर रहे हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सर आप एक बेसिक आइडिया बता सकते हैं, अगर किसी
सपोज कोई HNI बैठा है, दूर बैठा है, आपको देख रहा है, ठीक है, एंड हो सकता है वो आपका क्लाइंट भी नहीं है, तो अगर उसे कोई चार्ट फॉलो करना है या फिर उस पर स्टडी करना है, उसको इन्वेस्ट करना है अच्छी रकम, तो क्या चीजें, बेसिक चीजें उसको चार्ट पे लगानी चाहिए और उसको उस तरीके का चार्ट ढूंढना चाहिए, तो किस तरीके का? उसके लिए एक ही टिप है अभी तो, क्योंकि मैंने अभी उनको समझा नहीं है, फिर भी अगर वो चीजें कुछ समझना चाहते हैं तो कीप इट सिंपल rather than adding n number of oscillator or indicators, patterns or candlesticks. There are n number of things. Okay. 100 चीजें 10 चीजें लगाने से अच्छा है कीप इट सिंपल, आइदर 1 or 2. ओके. सिंप्लिसिटी बहुत जरूरी है चार्टिंग के अंदर. आप पहले बेसिक यूज करें क्योंकि आपको बड़े डिसीजंस लेने, राइट, और उसके बाद फिर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजों को मतलब ऐड करें तो ज्यादा अच्छा है. बट स्टार्ट विद अ वेरी वेरी बेसिक थिंग. काफी मेरे ट्रेनीज हैं जो मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं मगर चार्ट्स सिंपल यूज करते हैं. तो सर रिटेलर किस टाइप के चार्ट यूज करते हैं और HNIs किस तरीके के चार्ट्स यूज करते हैं, आपको क्या लगता है? नितेश, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि रिटेलर्स को ना ग्रीन कलर की कैंडल बहुत पसंद है. बिल्कुल. मगर HNIs को रेड कलर की कैंडल पसंद है. ओह अच्छा. या क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी है ना, दे हैव टू डिप्लॉय गुड अमाउंट, बिग अमाउंट. राइट. तो दे लाइक रेड कैंडल्स. बट बाकी तो पता ही है आपको, रिटेलर्स लाइक ग्रीन कैंडल्स. तो कोविड में वही जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स, उसका एडवांटेज लिया था HNI से. तो सर क्या लगता है HNIs जो ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं या फिर फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? नितेश, मैं आपको एक सरप्राइज बताता हूँ और मैं आपको भी एक काम भी देता हूँ. जब भी आपको टाइम मिले ये असाइनमेंट को करके देखना. डन. 99% ब्रेकआउट टेक्निकल एनालिसिस में फेल होते हैं. ऑन कैमरा भी बोल रहा हूँ. अरे बाप रे. अब इसको कैसे चेक करोगे? अब मैं प्रूव करता हूँ. आप ना डेली कैंडल देखना पहले, उसके बाद इंट्राडे देखना से 5 मिनट्स एंड लास्ट में 1 मिनट. Okay. बिल्कुल सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक. देखा तो होगा ही वैसे. ऑफ कोर्स. एक अब जैसा मैं कहूंगा वैसे देखना. ओके. स्पेशली 1 मिनट पे ना हर कैंडल पे लगेगा ये ब्रेकआउट है. 5 मिनट पे लगता है हर ब्रेकआउट, हर कैंडल जो मूव कर रही है राइजिंग और फॉलिंग, इट्स अ ब्रेकआउट. ऐसा लगता है बट होता है क्या? नहीं. जब 99% फेल है फिर भी हम इसको पकड़ रहे हैं. ओके. तो रिटेलर क्या कर रहा है, वो इसीलिए हर कैंडल के अंदर जो बॉडी होता है उसके ऊपर जो हाई लोज बनते हैं ना, वो क्या है? वो फेलियर ही तो है. पहले ऊपर गया, नीचे आ गया, नीचे गया, ऊपर आ गया. ओके. तो ये की चीजें क्या है? ये सारे फेल्स हैं. अगर वो फेलियर नहीं होगा तो आप देखते हो पैक्ड कैंडल बनता है, ओपनिंग हुआ नीचे और वो राइज करते करते 330 का जो भाव था वहीं क्लोज होगा. ऐसी कितनी कैंडल्स होती है? मारुबोजो कैंडल. हाँ, मारुबोजो. राइट. ऐसी कितनी कैंडल्स होती है? इट्स अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर. और डेरिवेटिव स्टॉक में तो दिखेंगी भी नहीं है, ना के बराबर ही है. क्योंकि इसमें आपको अगर थोड़ा टेक्निकल डीप डाइव करें, लास्ट 30 मिनट का जो वेटेड एवरेज होता है वो तो प्राइस को नीचे ले आएगा. राइट. वो तो प्राइस को नीचे ले आएगा क्योंकि सर्किट तो लगता नहीं डेरिवेटिव स्टॉक्स में. तो कैसे होगा वो? मारुबोजो कैसे ढूंढोगे? पैक कैसे कैंडल कैसे ढूंढोगे? तो टेक्निकल एनालिसिस में दोस्त इतना 99% तो ब्रेकआउट फेल ही हो रहे हैं. अब वो 1% आपको पकड़ना है. तो अब 2 चॉइस है. हर कैंडल पे दाव लगाओ जहां पे आपको लग रहा है इट्स अ ब्रेकआउट. दूसरा तरीका क्या है, जो HNIs यूज करते हैं, स्टॉक गिरता है. हाँ भाई, टेक्निकल का सबसे बड़ा हेल्प HNIs को ये होता है, जैसे मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं, दे यूज द बेसिक चार्ट एंड आई एडवाइज हिम टू यूज बेसिक चार्ट rather than adding n number of indicators. बेसिक चार्ट में सबसे बड़ी बात जो उनको यूज करनी है कि भाई आप जिस कंपनी, जिस बिजनेस को देख रहे हो, अब वो क्या अच्छे वैल्यूएशन पे आ गया, यस फंडामेंटली इट लुक्स गुड. ओके. मगर अब वो टेक्निकली सपोर्ट पे भी आ गया है. ओके. सपोर्ट के नीचे भी चला गया है. यहां पर आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा. ऑलराइट. आप डिक्सन का चार्ट देखिएगा, अप्रोक्सीमेटली 6000 से गिरता गिरता ना ये मेरे हिसाब से 3400 के आसपास आ गया था. एग्जैक्ट प्राइस तो चार्ट पे ही देख के बता पाऊंगा. और एक ही दिन में 20% का करेक्शन. वहां पे मेरे को लगता है HNI एग्रेसिव हो जाता है, बायर. ओके. देखो एक दिन में अगर 20% की सेलिंग है, इसका मतलब है लोग बेच तो रहे हैं. हाँ. मगर यहाँ पे थोड़ा सा सीरियसनेस आपको जो दिखानी है वो ये दिखानी है कि भाई इतनी बड़ी पब्लिक बेच रही है, कोई तो खरीद रहा है, नहीं तो ट्रेड ही नहीं होगा. नहीं तो ट्रेड ही नहीं होगा. देखिए, इट्स अ बेसिक रूल, इट्स अ जीरो सम गेम.
समवन इज सेलिंग, अनदर इज बाइंग। तो सपोर्ट लेवल पे कोई तो खरीद रहा है ना। करेक्ट। तो वो कौन है? हाँ, जिसने फंडामेंटल बिल्कुल अच्छी तरह उसके समझे हुए, अब वो टेक्निकली चीजें, टेक्निकल चार्ट्स यूज कर रहे हैं, स्टॉक सपोर्ट पे आ गया। अब वो यहां पे फायर करेगा। मछली उसके कांटे में फंस गई है, वो अपना कांटा हर जगह नहीं घुमाता रहता, या मछली को हाथ से नहीं पकड़ता, उसके पीछे नहीं भागेगा, नहीं। अब वो स्टॉक आ गया है। BHEL देखिएगा 370 से 20 रुपए आ गया था स्टॉक। हाँ, ही वॉज द बायर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मदरसन सुमी, आप लगाइएगा चार्ट, आपको दिखेगा गैप डाउन ओपनिंग हुआ और नीचे गया, एग्रेसिव सेलिंग था, बट समवन वाज बाइंग, और वहीं से स्टॉक फिर रिवर्स कर गया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेलर्स एंड HNI। जब तक वो उसके मतलब उसके पैरामीटर्स पे फिट नहीं होगा, जब तक वो नहीं खरीदेगा। और वो पैरामीटर्स को फिट लाने के लिए वो वेट करता है। ओके, वेट करता है, वो अपने लूज बॉल का वेट करता है, जब तक मछली उसके कांटे में नहीं फंस जाएगी। जबरदस्ती नहीं करेगा, वो उतर के समुद्र में उतर गया, फिर हाथ से मछली पकड़ रहा है, हर रोज पकड़ रहा है, हर मिनट पकड़ रहा है। हाँ। तो वो तो नहीं हो पाएगा। उसमें भी तो रिस्क मैनेज करना पड़ता होगा। हाउ डू HNIs मैनेज द रिस्क? चलो सरप्राइज बताता हूँ आज मैं आपको। बिल्कुल सर। शायद ये आपके साथ, आपको भी सरप्राइज होगा इसको सुन के। HNIs अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करके रखते हैं। ओह, इज इट पॉसिबल? या इट इज पॉसिबल। ओके, मगर क्या रिटेलर करते हैं? जैसे अभी आपने कहा इट इज पॉसिबल, राइट, इसका मतलब तो है पता ही नहीं था ये। आप भी इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से। करेक्ट। बट वो लोग करके रखते हैं। क्या रिटेलर करता है अपने पूरे इक्विटी पोर्टफोलियो का? आई डोंट थिंक सो। पता ही नहीं। शायद अब ये बात बाहर वर्ड आएगा, इससे पहले कोई इंटरनेट पे वर्ड नहीं है, ये भी मैं बता दूं आपको। ओके। वो लोग अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करके रखते हैं। क्यों? इसको थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, वो लोग बहुत मेहनत से और बहुत ज्यादा एक दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट्स करके यहां तक पहुंचे। सही बात है। वो पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। 2008 जैसी करेक्शन आ सकती है, 2020 जैसी करेक्शन आ सकती है, 2008 में लेमन ब्रदर्स, 2020 में कोरोना, ऐसी कोई भी मेजर करेक्शन आ सकती है जहां पे पोर्टफोलियो हाफ रह गए थे या हाफ से भी कम हो गए थे। किसको बोलोगे, किसको सॉरी बोलोगे आप? इट्स अ लॉस, इट्स अ बिग लॉस। टोटली। ठीक है, किसी के 10, 20, 50 हजार रुपए उड़ जाए, लाख 2 लाख रुपए उड़ जाए, ठीक है। मगर जिसका पोर्टफोलियो ही से 50 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, या जो अभी HNI से अल्ट्रा HNI की जर्नी स्टार्ट कर रहा है, 10 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, उसका अगर पोर्टफोलियो आज हाफ रह जाए तो इट्स अ बिग डेंट। ही कैन नॉट अफोर्ड। अब आप ये देखिए, एक सरप्राइज और बताता हूं आपको। प्लीज। ज्यादातर लोगों पे आज की डेट में कार है। कार इज ए डेप्रिशिएटिंग एसेट और एप्रिशिएटिंग एसेट? डेप्रिशिएटिंग। करेक्ट। लोग उसका इंश्योरेंस कराते हैं, करवाते हैं। कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, हर बंदा उसका इंश्योरेंस कराता है। 10 साल में या 15 साल में वो खत्म हो जाएगी। डीजल कार है 10 साल में, क्योंकि स्क्रैप पॉलिसी भी आ गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और पेट्रोल कार है तो 15 साल में। अब आप मुझे बताइए कि आपके पास एक एप्रिशिएटिंग पोर्टफोलियो है जो सूनर और लेटर बढ़ ही जाता है, मतलब लोगों को पता ही नहीं इसका इंश्योरेंस भी हो सकता है। राइट। तो अब मैं थोड़ा डीप डाइव करता हूं। प्लीज। क्यों HNI है, क्यों वो अल्ट्रा HNI बन पाता है? क्योंकि वो जो उसके इमरजेंसीज आने वाली है ना, उसकी प्रिपरेशन वो तब करता है जब वो ना कंफर्ट जोन में। रिटेलर जब कंफर्ट जोन में होता है ना, वो लोन ले लेगा और 10 खर्चे कर देगा। कार लोन पे ले लेगा, घर लोन पे ले लेगा, मोबाइल लोन पे ले लेगा, मगर वो HNI उस वक्त इमरजेंसी की तैयारी कर रहा होता है। ओके। वो उस टाइप के थॉट्स होते हैं उसके कि मान लो यहां से करेक्शन हो गई 50%, क्या करूंगा मैं, पोर्टफोलियो हाफ रह जाएगा। तो वो लोग इतनी प्रिपरेशन करते हैं उस वक्त जब वो कंफर्ट जोन में होते हैं। ओके। और इसीलिए उनको इमरजेंसी छू भी नहीं पाती। मगर प्रॉब्लम अब रिटेलर्स के साथ क्या होती है, वो लोग जब इमरजेंसी में आ जाते हैं ना, तो कैसे बचेंगे? अब वो कैसे बचेंगे? लोन। जो रिटेलर है ना, वो कब कॉस्ट कटिंग करता है? जब उसके ऊपर कोई क्राइसिस आता है, जॉब चली गई। हाँ। अब वो कॉस्ट कटिंग कर रहा है। भैया, जब तुम बेस्ट अपनी लाइफ के बेस्ट टाइम में हो, आप तब कॉस्ट कटिंग क्यों नहीं कर रहे हो?
उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो, उसका इंश्योरेंस लो, नीचे तो प्रोटेक्शन हो ही गया ना, अब तो स्काईज आर द लिमिट, ऊपर ही चलना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेलर एंड HNI। वो इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, उसके बाद भी इंश्योरेंस ले रहा है। देखो यहां से कम भी हो गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट, बट फिर भी वो उसको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो कोई भी रिटेलर अगर अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है और वो उसका इंश्योरेंस नहीं ले रहा, तो दोस्त कितना बड़ा रिस्क है। इंडीड। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस, हाउ ही मैनेजेस द रिस्क। कंप्लीट माइंडसेट ही अलग है इधर। यस, 100% माइंडसेट अलग है। और मैं इसमें एक और एडिशन करता हूँ, रिटेलर के पास ना प्ले करने के लिए सिर्फ एक या दो वेपन है। बाय करेगा, सेल कर देगा, बढ़ जाएगा तो, गिर जाएगा तो होल्ड कर लेगा। उसके पास कम से कम 10 से 15 वेपन है हर टाइप की मार्केट के लिए। कंसोलिडेशन में तब भी ट्रेड करेगा, राइजिंग है, सुपर राइजिंग है, फॉलिंग है या सुपर फॉलिंग है। सुपर फॉलिंग में तो इंश्योरेंस बचा ही लेगा उसको, ऑफ कोर्स। तो इस तरीके से वो अपने आप को ना पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके चलते हैं। तो ये दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। तो सर आपने इंश्योरेंस की बात करी थी, तो उसमें मुझे एक और क्वेश्चन आया, आप बताइए प्लीज कि चार्ट्स हेल्प करते हैं इंश्योरेंस में? बिल्कुल करते हैं। अब मैं थोड़ा और डीप डाइव करता हूँ। हाँ, देखिए टेक्निकली कहीं ना कहीं ये तो पता लग जाता है कि भाई अब स्टॉक या निफ्टी या इंडेक्स टॉप पे आ गया है, रेजिस्टेंस पे आ गया है। व्हेन वी आर एट द टॉप, तो इसका मतलब ये है कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी बहुत हाई पे है इस वक्त। ओके। और मे बी ऑल टाइम हाई पे है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू ऑल टाइम हाई पे है और वहां पे टेक्निकल क्लियर इंडिकेट कर रहा है वी आर एट रेजिस्टेंस लेवल, बेटर टू बाय द इंश्योरेंस। यू विल प्रोटेक्ट द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो। ऑलराइट, एट द पीक। एट द पीक। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा? अगर यहां से करेक्शन आ भी गई तो ये प्रोटेक्टेड, जितना लॉस हुआ है उसका काफी हद तक इंश्योरेंस उसका भरपाई कर देगा। मान के चलिए कि 25,000 का इंडेक्स है और 10,000 आ गया या हाफ हो गया, 12,500 आ गया, तो 50% का करेक्शन हो गया। 10 करोड़ का पोर्टफोलियो आपका अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ का हो गया। मेरे हिसाब से आपको 4 करोड़ रुपए वापस आ जाएगा। अब आप 4 करोड़ का क्या करोगे? आप बताइए। रीइन्वेस्ट एट द बॉटम, ऑल द स्टॉक्स आर अवेलेबल एट सेल। मुझे बहुत लोग मिलते हैं नितेश, मतलब अच्छी बात है, वो लोग कहते हैं विजय ये तो बॉटम मैंने भी पकड़ लिया था। मैंने कहा थैंक यू सो मच बताने के लिए। पैसा कितना लगाया था ये बताओ। अब मैं आपसे एक डीप डाइव क्वेश्चन अब मैं करता हूं, प्लीज टर्न द टेबल। एक रिटेलर कितना पैसा लगा देगा उस बॉटम पे आपके हिसाब से? सैलरीड क्लास है, 1 लाख रुपए की इनकम है, आप बोलो कितना पैसा लगा देगा? 10% ऑफ हिज 10,000 रुपीज। एक बंदा 4 करोड़ रुपए लगा रहा है, जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने दिया है, 4 करोड़ रुपए लगा रहा है, तो 4 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा, 5 करोड़ पहले ही था, 9 करोड़ का पोर्टफोलियो उस बॉटम पे, और वो लगा रहा है 10,000 रुपए। और 2020 के बाद मार्केट का क्या हुआ था और 2008 के बाद क्या हुआ था ये आपको अच्छी तरह पता है। ऑफ कोर्स। यहां से 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी होगी ना मार्केट 5 साल में भी, तो 9 करोड़ की वैल्यू 36 करोड़ है। तो ये सब HNI स्ट्रैटेजीज हैं। तो इसीलिए चार्ट्स हेल्प बहुत ज्यादा करते हैं, अमेजिंग हेल्प करते हैं, और इसीलिए वो वेल्थ को मल्टीफोल्ड कर पाते हैं। क्या बात है सर। या इतने आसान शब्दों में इन्होंने चार्ट का देन इंश्योरेंस का HNI के बीच का रिलेशन जो आपने एक्सप्लेन किया, करेक्ट, ब्यूटीफुल। और सबसे बड़ी बात है वो ना प्रोटेक्टेड है। एग्जैक्टली। कई बार ऐसा होता है नितेश कि चलो इंडेक्स तो छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इंडेक्स में तो रेयर करेक्शंस आते हैं, 10 साल में एक बार मेजर करेक्शन। स्टॉक्स के अंदर तो करेक्शंस मतलब पीक पे तो चला ही जाता है ना स्टॉक। ऑफ कोर्स। और बड़ा पोर्टफोलियो है, मान लीजिए यू हैव 30 स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, साल में 2-3 स्टॉक तो पीक आउट करते ही हैं। सिंपली यूज टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं जोड़नी। ओके। और वो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस यूज करके इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ स्टॉक इज एट द पीक, एक काम करना है, सिर्फ उसका इंश्योरेंस ले लेना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस एडवाइस सर। मैं खुद इम्प्लीमेंट करूंगा जरूर इसे। तो सर जैसे अब हमारे पास जो इंश्योरेंसेस है वो तो सारे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ही है, ठीक है, क्योंकि मेरी बेसिकली फाइनेंशियल नॉलेज तो वहीं तक है। राइट। तो सर कॉस्टिंग वगैरह कैसी होती है इसकी, वेल्थ इंश्योरेंस का? देखिए साल के स्टार्ट में सपोज करिए आज आपका पोर्टफोलियो 10 करोड़ का है। हाँ। तो साल का टारगेट 2% होता है, जिस वक्त आप स्टार्ट कर रहे हैं ईयर। 10 करोड़ का है अब, और पूरे साल की कॉस्टिंग है 2%। पोर्टफोलियो वैल्यू का 2%, कॉस्ट ऑफ द इक्विटी पोर्टफोलियो इंश्योरेंस इज जस्ट 2% पर एनम।
ओके या तो फॉर एग्जांपल अगर 10 करोड़ का है तो उसका 2% आपको 2% जो भी आता है पर एनम। पर है। परफेक्ट। इसमें ब्यूटी समझिए, अब ये सब स्ट्रैटेजीज है। हाँ जैसे जैसे पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा, अब ये टेक्निकल डीप डाइव है। हाँ मान लीजिए आज 10 करोड़ से वो 11 करोड़ का हो गया, 12 करोड़ का हो गया कुछ महीने बाद, और 12.5 करोड़ का हो गया। अब 12.5 करोड़ का इंश्योरेंस होगा, तो यू आर प्रोटेक्टेड। राइट राइट राइट। हाउ यू रिटेन योर वेल्थ, राइट। तो अदरवाइज आप कुछ मत करो, फिर 50% करेक्शन में आधा हो जाएगा पोर्टफोलियो, फिर बैठे रहो, फिर वो 2 साल बाद पलट के आएगा। ये थोड़ी ना स्ट्रैटेजी है। तो बस वो तो फंस गए। अगर मैं बेसिक टर्म्स में बोलूं फंस गए, तो क्या वेट करने के अलावा ऑप्शन ही क्या है? वेट करने के अलावा ऑप्शन ही क्या है? तो इसीलिए HNI उसको अपॉर्चुनिटी मानता है और वो वहीं पे अपनी स्ट्रैटेजीज प्ले करता है। और बाकी भी और स्ट्रैटेजीज हैं जिससे कि ये 2% तो कुछ भी नहीं है उसके लिए कॉस्ट। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, उनका और माइंडसेट कितना अमेजिंग होता है, वो इसको ना लॉस नहीं मानते 2% को। इट्स अ कॉस्ट। भाई आप गाड़ी का भी तो इंश्योरेंस ले ही रहे हो, राइट। कुछ नहीं हुआ साल में तो वो कॉस्ट ही तो लग गई, बट आप प्रोटेक्टेड थे। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती है उन लोगों को अपनी वेल्थ को ना यहां से ग्रो करने में। और अगर कोई करेक्शन आ गई तो इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दैट्स व्हाई दे लाइक रेड कैंडल्स रादर देन ग्रीन कैंडल्स। इसलिए कोविड वाला टाइम उनका फेवरेट था। 2008 भी ऐसी था सर। आई डोंट नो, मतलब व्यूअर्स को तो पता ही होगा, आपको पता है या नहीं। जो KBC के जो पहले विनर थे, जो एकदम पहले थे, आई कांट रिकॉल हिज नेम राइट नाउ। उन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते थे। उनके पास सडन इतनी सारी वेल्थ आ गई थी। एंड रिसेंटली लाइक कपल ऑफ इयर्स बैक वो अगेन सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था उनका। ओके कि नाउ ही इज अगेन बैक टू द स्क्वायर वन, द वेयर ही स्टार्टेड एवरीथिंग। वेल्थ रिटेंशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ग्रो करना तो उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या गलत किया होगा उन्होंने? नहीं, उन्होंने कुछ गलत नहीं करा होगा, मगर जो वेल्थ वो एक माइंडसेट होता है ना रिटेन करने का, हाँ, ग्रो करने का। हाँ। तो अब उन्होंने क्या करा वो तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट मेरे को क्या लगता है कि कई बार आपने देखा होगा बहुत जल्दी सक्सेस आती है, मगर वो बहुत जल्दी चली भी जाती है। तो मेरे को ये लगता है कि उसको रिटेन करने के लिए ना वो नॉलेज, वो माइंडसेट होना ही चाहिए। जैसे एक सक्सेसफुल रिटेलर से आपको HNI बनना है, अलग माइंडसेट चाहिए। और अगर अब HNI से अल्ट्रा HNI बनना है तो अब आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग चाहिए। वो रिटेलर वाला माइंडसेट काम नहीं करेगा यहाँ पे। नाउ यू नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ माइंडसेट टू अचीव योर अल्ट्रा HNI स्टेटस। ओके, हाँ, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। एंड दैट्स वेयर पीपल लाइक यू हेल्प। या वहां पे हमारा रोल है। ओके तो वहां से कैसे आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, नए लेवल्स पे जाना है। और ये पूरी तरीके से शिफ्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई हमने एक लेसन पढ़ा दिया और ये काम हो गया। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम लगता है इसमें, टाइम टेकिंग प्रोसेस है पूरा। टाइम इज वेल्थ। टाइम इज वेल्थ, करेक्ट। एंड दैट्स व्हाई दे बिलीव इन सेविंग टाइम। और क्या इसको हम एल्गो करें तो पैसा बन सकता है? प्रोवाइडेड आपने उसको बैक टेस्ट करा हुआ। पहले बैक टेस्ट करिए, कम से कम 10 साल का डेटा और मिनिमम 30 स्टॉक्स। फिर पहले उसको आपको खुद ही रिजल्ट पता लग जाएगा। ओके या तो HNI यही फॉलो करता है? बिल्कुल, इसीलिए वो लोग विनर्स है। पैसा डालने से पहले अगर उन्हें फॉर्मूला समझ में आ गया, देखो पहली बात तो वो फॉर्मूला समझ रहे हैं, एक नहीं जितने भी उनको समझ, मतलब 5, 6, 10 व्हाटएवर, उनको पहले वो फॉर्मूला पता लग गए। अब या समझ में आ गए, समझ में आने के बाद उनको वो ऑप्टिमाइज भी कराते हैं या करते हैं। उसके बाद बिफोर पुटिंग द मनी वो उसको पहले बैक टेस्ट करते हैं। ओके, बैक टेस्ट करने के बाद अगर रिजल्ट कन्विंसिंग है, दे विल स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट। HNI है तो छोटे पैसे से चालू कर रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर ये जस्टिफाई हो गया फिर तो साइज कितना बड़ा भी कर सकते हैं, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। वो तो अपने हाथ का कंट्रोल है। एज एंड व्हेन, आई मीन यू हैव अ रिमोट कंट्रोल, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर। तो ये दिस इज द डिफरेंस। जैसे आपने बताया कि बैक टेस्टेड होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। सर काफी प्रोप्राइटरी स्ट्रैटेजीज होती है जो लोग क्लेम करते कि ये बैक टेस्टेड है, इतना इसका 70% एक्यूरेसी, इसका 80% एक्यूरेसी, ये है वो है, ठीक है। तो क्या HNI उन पे बिलीव करते हैं? क्या वो स्ट्रैटेजीज को यूज करके ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं? देखिए उनका प्रोसेस बहुत क्लियर है। अगर वो किसी फॉर्मूले को समझ गए, स्ट्रैटेजीज को, अगर उनको कोई स्ट्रैटेजी अपील कर रही है तो वो बैक टेस्ट रिपोर्ट पे नहीं, उसको क्रॉस वेरीफाई मैन्युअली भी होगा। वो चाहे वो खुद करें अपनी टीम से करवाएं। किसी ने दे दिया
डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं होगा, उसको पहले वेरीफाई करा जाएगा, ओके चार्ट्स पे करा जाएगा, चार्ट्स पे वही इंडिकेटर लगाए जाएंगे, मैनुअली वेरीफाई होगा, कितनी बड़ी हिस्ट्री हो, कितना ही टाइम लगे, उसमें कोई जल्दी नहीं है। जब वो पूरा वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट तो आ ही चुका, मतलब रिकंसिलेशन होगा उसका, पूरा रिकंसाइल होगा, जब वो हो जाएगा और वो कन्विंस्ड है, देन डेफिनेटली दे विल अडॉप्ट। सो HNIs खुद से ही करते हैं जो भी। हाँ, वो या उनकी टीम, व्हाटएवर। मैंने रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ी थी, ठीक है, ये मतलब वैसे तो इंडिया बेस्ड थी, बट ये मैंने सेम चीज वर्ल्ड वाइड भी देखी है। बाकी लाइक मैंने दूसरे कंट्रीज की भी जो रिपोर्ट्स देखी है उसमें भी सिमिलर अप्रोच मैंने देखा है। सर, विमेन इन्वेस्टर्स आर मोर प्रॉफिटेबल देन मेन। करेक्ट, ये मैंने उस रिपोर्ट में पढ़ा है। सर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इज दैट, एंड क्या वो HNIs में भी सिमिलर अप्रोच है? हाँ सर, व्हाई सर, क्या ऐसा कर दिया? बेसिकली मैंने जो HNIs फैमिली में देखा है, तो वुमेन ही मैनेज करती हैं वेल्थ को वहां पे, और उसको ग्रो भी करती हैं। तो ये जो आपने रिपोर्ट बोली है, इसमें तो सच्चाई है पूरी। ओके, या अब बेसिकली 2 कैटेगरी हैं मेन। एक तो जॉब में जो है उनके हस्बैंड बहुत ही अच्छी लेवल पे प्लेस्ड हैं, CXOs लेवल पे, और जो बिजनेस क्लास फैमिली है। तो बिजनेस क्लास फैमिली से अगर मैं शुरुआत करूं, तो उनके जो हस्बैंड है वो तो बिजनेस को एक्सपैंड करने में, नए नए इनोवेशंस में और उसको ऑप्टिमाइज करने में अपना पूरा फोकस करते हैं, मतलब बिजनेस से अच्छी इनकम है। जो CXO लेवल पे जॉब में है, वो कहीं ना कहीं अपनी जॉब पे पूरी तरह फोकस कर रहे हैं, तो उनकी भी इनकम अच्छी है। अब इस टाइप की फैमिलीज के अंदर जो वुमेन्स हैं, वाइफ हैं उनके पास ना एक थोड़ा एडेड एडवांटेज है। एक तो वहां पे सर्वेंट्स हैं, जैसे मेड है, ड्राइवर है, तो उनके पास टाइम है। और इन फैमिलीज में ना वुमेन्स सारी एजुकेटेड है। अब वहां पे इस चीज का उनको एडवांटेज मिलता है कि एक तो टाइम है, एजुकेशन है। अब वहां पे अगर वो वेल्थ मैनेज करते हैं ना, तो उनके पास वो टाइम का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ओके, और वो उसको ग्रो भी कर पाते। और इसीलिए मेरे को क्या लगता है, उनकी एजुकेशन और उनके पास जो टाइम है, प्लस इनकमिंग भी ठीक है, वेल्थ में जो आपको पैसा लगाना है वो भी है। तो ये तीनों चीजों का एक जो मिक्स है ना कहीं उनको एक एडेड एडवांटेज दे रहा है, जिस वजह से वो बहुत अच्छी वेल्थ को ग्रो कर पा रहे हैं। और शायद ये रिपोर्ट इसलिए मुझे लगता है जस्टिफाइड है कि वुमेन्स आर मोर सक्सेसफुल देन राइट। ओवर एंड अबव, वुमेन्स आर मोर डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। और वो फैमिली के लिए तो इमोशनल है, मगर जब वो वेल्थ को मैनेज करते हैं ना, तो वो फिर स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं, वहां पे कोई इमोशन नहीं है। ओके, या स्ट्रिक्ट रूल्स है, जैसे एग्जांपल के लिए इंश्योरेंस करना है, उन्हें हर महीने करना है, तो करना है, उन्हें कुछ रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए, तो वो इसको डेडिकेटेडली फॉलो करती है। ओके, और पेशेंस उनके अंदर बाय बर्थ होता है, तो इस चीज का उनको एडेड एडवांटेज मिलता है। एंड वो भी होता है ना सर, कि मतलब यूजुअली मेन का जो बिहेवियर है, दे रन टुवर्ड्स मनी। करेक्ट, वो मनी से ज्यादा इमोशनली अटैच्ड रहते हैं। करेक्ट। और whereas women, when we consider women are more emotionally connected towards family, not money. बट इसमें अगर आप डीप डाइव करोगे ना, तो वो जो वेल्थ बना रही हैं, वो भी तो फैमिली के लिए बना रही है, इसीलिए ज्यादा डिसिप्लिन भी है। एग्जैक्टली, सो वहीं से डिसिप्लिन आ रहा है, दैट इज व्हाई women are more successful. Right, absolutely. Even in HNIs. Yes. यहाँ तो खैर ज्यादातर केस में वुमेन ही मैनेज कर रही हैं। ओह, क्या बात करो, HNIs में? देखिए ना आप, देखिए रिटेलर का एक रीजन और भी है थोड़ा सा, कि वो बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिल पा रही है उसको। वो रीजन ये है, दोस्त, जॉब भी वही कर रहा है, हाँ, और ट्रेडिंग भी वही कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी वही कर रहा है, और फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, सोसाइटी भी है, आना जाना भी है, तो सब कुछ तो वही मैनेज कर रहा है ना। तो कितनी जगह फोकस करेगा वो? तो इसीलिए वो शायद मल्टी फोकस की वजह से एक चीज को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। तो सर, ये डिसिप्लिन मेन में आई थिंक थोड़ा मुश्किल तो है वो आना, बिकॉज वो नेचुरल बिहेवियर नहीं है मेन का। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे कुछ फैमिलीज में मैन ही लीड करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट को भी, या जो वेल्थ को ग्रो कर रहे हैं वो, तो वहां पर ना उनको जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज होता है, वो तब वो ग्रो कर पाते हैं जब वो ना इसको ऑटोमेट कर देते हैं। ओके, ऑटोमेशन में आप तभी कर पाओगे जब आप उसकी नॉलेज लोगे,
नॉलेज लेने के बाद जब आप उस नॉलेज से कन्विंस्ड हो तब आप उसको ऑटोमेट कर पाते हो। ओके। तो यहाँ पर एल्गो का रोल आता है, यहाँ पर ऑटोमेशन का रूल आता है, और यहाँ पर फिर वो मतलब मशीन उनके बिहाफ पे ट्रेड करती है या इन्वेस्टमेंट भी करती है। राइट। तो इस तरीके से वो अपने बिजनेस पे भी फोकस कर पाते हैं और अपनी वेल्थ को भी ग्रो कर पाते हैं। तो इसमें मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। एक्सचेंज में जो वॉल्यूम जो क्रिएट होती है ना, 70% वॉल्यूम इज क्रिएटेड बाय एल्गोस। करेक्ट। एंड वो जो 70% जो वॉल्यूम है, दैट वॉल्यूम इज कमिंग फ्रॉम institutional investors, right? So FIIs, DIs, and HNIs. So that is what I wanted. That's why we have separate category when we apply for IPO. So there is a separate category for HNIs and ultra HNIs. Exactly. Yeah. So I think sir, मेरे जो आप questions थे HNIs के regarding wealth creation के regarding. जी. So I feel you have almost सारे ही सवालों के जवाब आपने दे दिए। Right. And of course कुछ questions है अभी भी, but उसके लिए हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम एक ही पॉडकास्ट में उसे कवर अप करें। Right. Because काफ़ी डीप थिंकिंग भी लगती है इन वेल्थ क्रिएशन में, काफ़ी बड़ा वास्ट ये एक सेगमेंट है। Right. सो हम आपको अभी से इनवाइट करते हैं कि प्लीज हम इसका पार्ट 2 जरूर करेंगे, Right. जिसमें हम आपसे और भी कुछ सवाल है, कुछ चीजें हैं, वो आप अगर आएंगे तो हम आपसे वो सवाल करना चाहेंगे। बिल्कुल। एंड तो मेरे सवाल तो आज के लिए खत्म है, बट हमारे कमेंट्स जो करते हैं व्यूअर्स, काफी सारे कमेंट्स करते हैं सर वो, तो उनके सवाल कभी खत्म नहीं होते और उनके सवाल ऐसे तीखे तीखे होते हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे कमेंट्स के भी जवाब आप दें हमारे पार्ट 2 में। एंड व्यूअर्स, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ कमेंट करके बताइए ऐसी कोई भी चीज़ होगी जो आज के पॉडकास्ट में आपको अगर समझ नहीं आई, या फिर आपके कोई क्वेश्चंस है, HNIs के क्वेश्चंस है कि UHNI में और जाने के लिए क्या शिफ्ट ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। एंड विजय सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप हमारे एक इनविटेशन पे पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू। एंड हमारे लोगों को, हमारे व्यूअर्स को इतनी वैल्यूएबल इनसाइट्स दी। थैंक यू। एंड व्यूअर्स, वंस अगेन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल VOT, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम इतने इंटेलिजेंट एंड नॉलेज से भरे हुए फाइनेंशियल वर्ल्ड के बादशाह, आई कैन से, ऐसे लोगों को हम गेस्ट नहीं बना के ला पाएंगे। सो प्लीज सपोर्ट अस, डू कमेंट, लाइक, शेयर टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय सर वंस अगेन। थैंक यू।